हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेल्दी वेल्दी बाय जेपी चैनल में। मैं हूं जेपी और आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है जो आगे चल करके मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आजकल के बच्चों को, आजकल के जो कैंडिडेट है उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री होती है और वो इस चक्कर में मेडिकल फील्ड से दूर हट जाते हैं। वो एमबीबीएस समझ करके इस फील्ड में आना नहीं चाहते। तो गाइस, ऐसी बात नहीं है। ये जो मेडिकल प्रोफेशनल का जो फील्ड होता है वो बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आप मेडिकल से रिलेटेड आप जो है बहुत सारे फील्ड में, इसमें बहुत सारे कैरियर है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में आप एक कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज, इस टॉपिक पे आज पूरी चर्चा करेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल बनने के लिए जो है कौन कौन से फील्ड है, कौन कौन से फील्ड में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, उस फील्ड में एजुकेशन ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिग्रियां होती है, डिप्लोमा की होती है, बैचलर होती है, मास्टर डिग्री होती है और सर्टिफिकेशन कोर्स होती है। तो आज गाइस जो चर्चा करेंगे हम मेडिकल प्रोफेशंस कैसे अपनाया। मेडिकल प्रोफेशंस इसमें सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है। इस एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे सेक्टर है जिसमें आप एडमिशन लेकर करके आप मेडिकल में कैरियर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एमबीबीएस के रूप में, डॉक्टर के रूप में ही आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोफेशंस है। आप बहुत इच्छुक है मेडिकल में, हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी डिग्री ले, कौन सी एजुकेशन ले जिससे हम मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब कर सके या मेडिकल फील्ड में कैरियर बना सके। तो सबसे पहले, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहला जो आता है ऑप्शन वो एमबीबीएस का होता है। आज मेडिकल प्रोफेशंस में आप एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरी जो है चूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सारी चीजों का। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन आता है लोगों में, सबसे पहले एमबीबीएस होता है कि एमबीबीएस करेंगे उसके बाद ही डॉक्टर बन पाएंगे या हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन कर पाएंगे। एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। बीडीएस होता है, थर्ड में बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएचएमएस के बाद आप डी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा का कोर्स होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, बीएमएलटी होते हैं, बीएमएलटी, बीपीटी, बीओटी, डीएचएमएस, एससी नर्सिंग, बीयूएमएस। गाइस, आप एक नजर देख ले, ये मेन जो है प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल अपनाने के लिए ये सारे कैरियर कोर्सेज है, जो कि आपका पहला जो बताया, जो कि सबसे पॉपुलर में है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, डी फार्मा, बी फार्मा, बीएमएलटी, बीपीटी, बीओटी, बीएनवाईएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीयूएमएस। ये सारे कैटेगरी जो है वो मेडिकल फील्ड के लिए है। मेडिकल फील्ड में आप अगर कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं एक एक करके सारे टॉपिक पे चर्चा करूंगा। आप कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए कैरियर के लिए आपके
हिसाब से ये मेडिकल प्रोफेशंस में एंट्री के लिए है। ये वीडियो खास करके मैंने बनाया कि आप आगे चल करके मेडिकल फील्ड को अच्छे से समझ सकें और इस फील्ड में अच्छे से करियर बना सके। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मेडिकल प्रोफेशंस में सिर्फ एमबीबीएस को देखते हैं, इसके अलावा उनको और भी जानकारी नहीं होती या सही गाइडेंस नहीं मिल पाते। तो इस वजह से जो है ये और बाकी क्षेत्र में मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो गाइज वही सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये खास करके आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। और ये कोई बहुत बड़ी कोर्स नहीं होती है। जिस तरीके से आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं या इंजीनियरिंग वगैरह या किसी आर्ट्स वगैरह में आप एडमिशन लेते हैं, उसी तरीके से बस थोड़े से ध्यान देने की चीज है। और मिस गाइडेंस होते हैं तो इस वजह से इस फील्ड में नहीं आ पाते। इस फील्ड में गाइस बहुत सारे स्कोप भी है, क्योंकि इस फील्ड में जो है वो बहुत ही कम ही कैंडिडेट आ पाते हैं, क्योंकि वो एक तो जानकारी उन्हें नहीं हो पाती और दूसरी प्रॉब्लम उन्हें जो ये होती है कि उसे मिस गाइडेंस, उसको मतलब ये चीज भ्रमित करके रखा जाता है कि मेडिकल में जाने में बहुत सारे एडमिशन के खर्चे लगते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो जिस वजह से कैंडिडेट जो है इस फील्ड में नहीं आ पाते हैं, उन सारी कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आप एक एमबीबीएस डिग्री नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इसके अलावा अन्य ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं और आप मेडिकल प्रोफेशन को अपना सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है मेडिकल में, हॉस्पिटल में एज ए हेल्थ केयर वर्कर के रूप में, हेल्थ केयर स्टाफ के रूप में काम करने के लिए, या खुद की हॉस्पिटल या क्लिनिक चलाना चाहते हैं या मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, किसी भी तरह की मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल फील्ड में स्कोप के लिए इस करियर को चॉइस कर सकते हैं। गाइस तो पहले डिस्कस करते हैं एमबीबीएस के बारे में, क्योंकि यही सबसे मेन टॉपिक है। लोग जो है इसी में भ्रमित है कि एमबीबीएस जो है क्या होता है, कितने सालों का होता है। तो इन सारी चीजों को आज कंफ्यूजन दूर करने वाले हूँ। सबसे पहले जो फुल फॉर्म इसकी होती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन, सर्जरी इसको बोलते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं तो आप मेडिसिन का नॉलेज तो होता ही है, और सर्जरी से रिलेटेड आप आगे चल करके स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं मेडिसिन में, जैसे एमडी हो गया, एमएस हो गया, मास्टर ऑफ सर्जन हो गया, या एमडी मास्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जन। तो आप इसमें भी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं एमबीबीएस के बाद। लेकिन अभी एमबीबीएस पे चर्चा करेंगे। एमबीबीएस जो होता है टोटल जो होता है वो 5.5 यानी 5.5 साल का कोर्स होता है। ये 5.5 ईयर्स एमबीबीएस 5.5 साल का कोर्स होता है। इसका जो एग्जाम होता है एडमिशन एंट्रेंस बेस होता है, वो नीट के जरिए होता है, नेशनल एग्जामिनेशन या नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट। ये लगभग 750 मार्क्स पे क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्वालिफाइंग रेशियो होता है। तो एमबीबीएस जो है 5.5 साल का कोर्स है। एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो नीट के जरिए है, ठीक है। इसमें जो फी लगभग लगते हैं वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो फी जो है कम से कम लगते हैं। आप अगर नीट सही से आप उसमें कट ऑफ सही लाते हैं तो नीट के जरिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एडमिशन मिलते हैं। इसका जो फी होता है मिनिमम 6 लाख से लगभग 54 लाख रुपए तक इसका फी होता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो अपने कॉलेज रैंकिंग और उसका जो सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग अपना वो चार्ज लेते हैं।
जो भी सुविधाएं दे रहे हैं कॉलेज, उसके अनुसार ही चार्जेस लेते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशंस का सबसे महंगा और कॉस्टली जो है वो एमबीबीएस ही है। एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो आप एक नॉर्मल जो है जनरल डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक एमबीबीएस प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजों में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एमबीबीएस के बाद एमडी कर सकते हैं, जो मास्टर ऑफ मेडिसिन, या एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने मेन आपको बताया एमबीबीएस के बाद। गाइस, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि मेडिकल प्रोफेशंस में जाए तो जाए कैसे। अगर आपने 10+2 कर लिया है, यानी इंटर आपने कर लिया है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से, 10+2 आपने अगर कर लिया है तो आप मेडिकल प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। इसके मेडिकल प्रोफेशंस में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन से आपको ऑप्शन अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, वो सारी चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपने 10+2 कर लिया तो ये चीज जो है आप बहुत ही ध्यान से दें, और आप अपने कैरियर जो है अच्छे ब्राइट करियर सेट कर सकते हैं आप 10+2 विथ, अगर बायो साइंस स्ट्रीम से है तो। बंद करो। सेकेंड टॉपिक है बीडीएस। बीडीएस टॉपिक ये भी एमबीबीएस के बाद बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, इसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। गाइज, ये बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, आप लोगों ने देखा होगा कि ये दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, या दांत आपको उखड़वाना है, दांत नहीं लगवाना है, या दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के होती है, तो आपको एक जनरल डॉक्टर जो होते हैं या एमबीबीएस या कोई और भी डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, आप बोलते हैं डेंटिस्ट के पास जाओ। ठीक है, तो इसमें जो है बीडीएस में आपको इन सारी चीजों, दांतों से रिलेटेड आपको पूरी एजुकेशन दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है आपको बीडीएस में। बीडीएस का कोर्स जो होता है वो ड्यूरेशन लगभग 4.5 साल का होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम जो इसके होते हैं वो इस नीट के बेसिस पे ही होते हैं। अगर नीट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी कट ऑफ रैंकिंग के जरिए इसकी एडमिशन होती है। गाइस, इसका जो फी होता है, ठीक है, वो फी होते हैं 5 लाख से 20 लाख के बीच। 20 लाख। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, आपका नीट कट ऑफ स्कोर कम है, थोड़े कम, तो आप बीडीएस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा कैरियर स्कोप है। ठीक है, इसमें भी आपको डॉक्टर की उपाधि ही मिलती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बीएचएमएस का टॉपिक है। बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक एंड सर्जरी। गाइस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक एंड सर्जरी। गाइस, ये भी जो है आप डॉक्टर के रूप में आप अगर एक कोर्स करते हैं तो डॉक्टर प्रोफाइल पे आप ये, अरे यार, बीएचएमएस नेक्स्ट टॉपिक जो है बीएचएमएस। इसका गाइस फुल फॉर्म होता है बैचलर इन होम्योपैथी एंड सर्जरी। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है। इसके जो फी होते हैं वो आपको 4 लाख से 10 लाख के बीच
फी होते हैं। अगर आप एलोपैथी अंग्रेजी डॉक्टर नहीं बन पाते, अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर नहीं बन पा रहे, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बीडीएस है, वो भी आप नहीं करना चाहते तो आप होम्योपैथी के रूप में कैरियर बना सकते हैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर। ये जो कोर्स का नाम होता है वो BHMS होता है, बैचलर इन होम्योपैथी एंड सर्जरी। इसका जो ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का, और इसका फीस जो है वो बहुत ही कम है, 4 लाख से 10 लाख के बीच, और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं, उसके बेसिस पे होता है, या कुछ यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम होते हैं, या आप चाहे तो सिलेक्शन जो होता है वो नीट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। नीट और स्टेट लेवल एग्जाम, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का जो होता है वो एग्जाम पास आउट कर करके आप BHMS में एडमिशन ले सकते हैं। आप एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, अपना खुद का प्राइवेट या सरकारी डिपार्टमेंट में भी इसके स्कोप बहुत अच्छे होते हैं BHMS में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है BMS। ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है BMS। अगर आप MBBS नहीं कर पाए, BDS नहीं कर पाए, BHMS नहीं कर पाए, तो आप इसके बाद भी आपके पास स्कोप है BMS। एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में आप ये काम कर सकते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका फी ही बहुत ही नॉमिनल होता है। आप इसको 60,000 से लेकर करके 3 लाख के बीच ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी चार्जेस जो है, फी चार्जेस जो है वो वेरिएंट करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन होता है तो बहुत ही कम चार्जेस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है सेम, और इसको क्वालिफाई जो किया जाता है, इसका जो एंट्रेंस होता है वो नीट के बेसिस पे, या तो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस, या फिर यूनिवर्सिटी बेस्ड जो होते हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस पे भी आप इसे एडमिशन ले सकते हैं BMS आप अगर करते हैं तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में या खुद की आप क्लिनिक वगैरह चला सकते हैं एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में। इसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है BHMS। नेक्स्ट टॉपिक BHMS है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। गाइस आपने अगर BMS नहीं कर पाया किसी वजह से, BHMS नहीं कर पाया, ठीक है, आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का कोई कोर्स कर करके एज ए डॉक्टर आप काम कर सके, तो आप BHMS सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर आप काम कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, कोर्स की अवधि जो होती है वो मात्र 4 सालों की होती है, ठीक है। और इसका फी भी बहुत ही कम होता है। इसका 60,000 से लेकर करके 3 लाख के रूप में कॉलेज के ऊपर, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस फी जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, किस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले रहे हो या आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो इसका फी जो है मिनिमम 60,000 से स्टार्ट होती है, और ये जो है 3 लाख के बीच लगभग जाती है। इसका जो एंट्रेंस है गाइस वो बहुत ही इजी है, ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होता है।
यूनिवर्सिटी बेस्ड होता है, जो जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज के अकॉर्डिंग इसका एंट्रेंस होता है। आपको इसमें एडमिशन के लिए किसी भी तरह का नीट वगैरह क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है BUMS। एशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कोर्स, ठीक है। अधिकतर एशिया महादेश में चला जाते हैं BUMS। इसका जो फुल फॉर्म होता है बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन। इसमें भी आप अच्छा स्कोप बना सकते हैं एज ए BUMS कैरियर के रूप में, ठीक है। आप इसमें डॉक्टर के रूप में आप हकीम कहलाते हैं अगर आप ये BUMS का कोर्स करते हैं तो। इसको जो BUMS की जो ड्यूरेशन होती है कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है। इसका जो फी होता है 20,000 से 2 लाख के बीच होता है। और इसकी जो एंट्रेंस होती है वो नीट के बेसिस पे ही होती है या फिर के बेस पे होती है, या फिर कुछ कॉलेज जो है कुछ यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, अपने एंट्रेंस खुद का तैयार करा करके उसके बेसिस पे एडमिशन दिलाते हैं। तो आप BUMS कर करके आप BUMS कर करके आप हकीम बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें तरह तरह के आयुर्वेद से रिलेटेड इसमें भी बहुत सारे मेडिसिन है जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर एज ए यूनानी मेडिसिन कर सकते हैं हकीम के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है BVSC एंड AH। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। गाइस, अभी तक जितने भी डॉक्टरी की पढ़ाई थी, जो भी डॉक्टर से रिलेटेड कोर्सेज था वो था मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो अब एक बात बताओ, सारे डॉक्टर जब ह्यूमन बीइंग्स के बनेंगे तो फिर डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर तो एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए। एनिमल भी जो है जीव जंतु है, उसे भी देख रेख की जरूरत पड़ती है। उसके लिए इलाज कौन करेगा भाई? तो हम लोग में से कोई एक को इलाज करना पड़ेगा। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है BVSC एंड AH, बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड। इसका जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का कोर्स होता है, 5 इयर्स। और इसका जो फी होता है वो 1.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच होते हैं इसका कोर्स का फी। ये प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ये कोर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप एज ए जानवर का डॉक्टर के रूप में आप कार्यरत हो सकते हैं इसमें, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, या खुद का भी आप क्लिनिक चला सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नीट के बेसिस पे भी होता है और APVT या फिर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी करवाते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। ध्यान रखेंगे। BVS। नेक्स्ट टॉपिक है BOT। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, थेरेपी एक तरह का थेरेपिस्ट का काम होता है। इसमें जो होता है ये जैसे किसी तरह की मानसिक बीमारी है या एक्सीडेंटल फ्रैक्चर है या जो है किसी परेशानी न्यूरो से रिलेटेड बीमार है पेशेंट, तो उसमें ये जो है एक बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये कोर्स जो है बहुत ही उस चीजों के लिए इम्पोर्टेंट होती है।
या आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक के रूप में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसकी अवधि जो होती है वो 4.5 साल की होती है। कोर्स की अवधि जो होती है 4.5 सालों की होती है। इसका जो फी होता है, फी जो है वो फी जो है 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होते हैं। 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। ये कॉलेज के ऊपर वेरी करता है, कॉलेज के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर में इसके चार्ज कुछ ज्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें कम चार्जेस में आपको एक कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसका जो क्वालिफाई होता है एंट्रेंस बेसिस पे ये भी होता है, जो आप चाहे तो नीट के बेसिस या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो कंडक्ट किया हुआ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीओटी। आप इस कोर्स को कर करके एज ए आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के रूप में आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीएमएलटी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स होता है इसकी अवधि जो होती है वो 4.5 साल की होती है। इस कोर्स की अवधि जो होती है, ड्यूरेशन जो होती है 3 to 4.5 यानी 4.5 साल की होती है। गाइज, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कुछ डायग्नोसिस करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, या तो वो लैब से रिलेटेड हो या सर्जरी से रिलेटेड हो। तो उसका जो है मेंटेनेंस जो करने का काम होता है वो बीएमएलटी वाले लोग करते हैं। इनकी जो बीएमएलटी जो कोर्स करते हैं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है हॉस्पिटल और नर्सिंग के क्षेत्र में। अगर आप किसी भी तरह के लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या वहाँ जो डायग्नोसिस के कोई भी टूल्स यूज किए जाते हैं तो उसको मेंटेनेंस और सर्विसेज के लिए बीएमएलटी का कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। बीएमएलटी में आप लेबोरेटरी एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं उसके रख रखाव, मेंटेनेंस, सर्विसिंग के लिए एक कार्य होते हैं। कोर्स जो है वो बीएमएलटी है। ड्यूरेशन 3 से 4.5 सालों के बीच होती है। इसका फी जो है वो बहुत ही कम है, तो 60,000 से 3 लाख के बीच फी होते हैं, जो कि वैरी करते हैं आपके कॉलेज टू कॉलेज। इसका जो एंट्रेंस होता है वो अलग अलग एंट्रेंस होते हैं, जैसे एएफएमसी, नीट के जरिए भी होता है, एम्स के जरिए भी होता है, और भी बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एडमिशन किस बेसिस पे वो ले रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको फ्यूचर, जो आपको स्कोप जो है इससे फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है बीपीटी। फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीटी। आप सुने होंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का पेन है, खिंचाव हो गया नसों में, हाथ पैरों में, दर्द से हो रहा है, दवाइयां खा रहे हैं, उपचार चल रहा है, फिर भी सही नहीं हो पा रहे हैं, तो कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें। तो फिजियोथेरेपी एक तरह से एक्सरसाइज कराते हैं। उनके पास अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं,
वाइब्रेशन कर कर करके या किसी भी एक्सरसाइज करा करके मसल्स में या हड्डियों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक करते हैं। तो ये भी एक जो है फिजियोथेरेपी का काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हॉस्पिटल में या खुद का ये काम कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे इसके स्कोप आते हैं, वैकेंसी आती है। इसका जो कोर्स होता है वो 4.5 साल का होता है। फी लगभग 60,000 से 3 लाख के बीच होते हैं, जो कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वैरी करता है फी। गवर्नमेंट सेक्टर में जाहिर सी बात है अगर आप जाते हैं तो कम पैसे लगते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लगते हैं तो इसमें ज्यादा चार्जेस लगते हैं। इसका जो एंट्रेंस होता है या एडमिशन जो होता है उसका प्रोसीजर जो है स्टेट लेवल एग्जाम देकर करके क्वालिफाई किया जाता है, या फिर नीट के जरिए भी होता है, या यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होते हैं। गाइस इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एज फिजियोथेरेपी आप वर्क कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्यूचर ब्राइट करियर का ऑप्शन देता है आपको मेडिकल प्रोफेशंस में, बीपीटी। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। गाइस जो ये टॉपिक है BNYS, आप पहली बार हो सकता है नाम सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरोपैथी, आप नेचुरल तरीके से भी किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, या योग के रूप में भी आप ठीक कर सकते हैं। तो आप इसमें आप चाहे तो इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। BNYS का कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। आप इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो होम रेमेडीज, जैसे घर से बनाया हुआ कोई भी चीज, लेप हो गया या किसी भी तरह का चीज हो गया जो नेचुरल वे में प्राप्त किया जाए या आयुर्वेदिक से थोड़े रिलेटेड हो, तो इस तरह की चीजों को संग्रहित कर करके आप उसका इलाज कर सकते हैं, होम रेमेडीज कर करके। एक तरफ से आयुर्वेदिक टाइप का, या फिर कर सकते हैं योग वगैरह करा करके आप बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। जैसे बहुत सारे आसन वगैरह होते हैं, योग होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, और घर की बनी हुई चीजों से आप उसको दवा के रूप में उपयोग कर करके उससे इलाज आप कर सकते हैं। इसका जो कोर्स होता है वो 5.5 साल का कोर्स होता है। ड्यूरेशन इसकी 5.5 साल की होती है, 5 इयर्स। इसका फी जो लगभग होता है, इसका फी लगभग 3 लाख से 6 लाख के बीच होती है, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। और इसके एडमिशन प्रोसीजर जो है, एंट्रेंस जो है, इसका एंट्रेंस जो है, इसके लिए कोई किसी तरह का आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका मेरिट है 10+2 में, उसके बेसिस पे ही इसमें एडमिशन मिलती है। आप 10+2 कर करके BNYS में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसका फी 3 लाख से 6 लाख, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इसमें भी बहुत सारे स्कोप है, आप इस कोर्स को भी आप आसानी से कर सकते हैं और मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है BSc नर्सिंग। इसके बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा है, आपको भी पता होगा BSc नर्सिंग के बारे में, जिसको फुल फॉर्म जिसका होता है बैचलर ऑफ जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नर्सिंग एंड साइंसेस।
नर्सिंग के फील्ड में ये सब कट करना। नर्सिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या बोल रहा है, नर्सिंग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसके अगर आप नर्सिंग में कोर्स आप करते हैं, एज ए नर्स आप अगर नियुक्त होते हैं आफ्टर नर्सिंग कोर्स कंप्लीशन, तो आप एज ए नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। नर्सिंग आपको भी पता है, डॉक्टर के साथ जो वर्कर होते हैं, हेल्थ स्टाफ होते हैं, या तो सर्जरी डिपार्टमेंट में या मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो नर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। या तो आप मेल और फीमेल दोनों जो है इसमें कैरियर बना सकते हैं। तो नर्सिंग जो है वो जनरली फीमेल के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ये जो अधिकतर लेडीज जो है वो नर्सिंग का कोर्स करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नर्सिंग के फील्ड में बहुत ही ब्राइट करियर आप बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्कोप होते हैं नर्सिंग में। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में चर्चा करने से पहले इसके अंदर दो और पार्ट होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, एज एएनएम और एक जीएनएम। बीएससी नर्सिंग से पहले नर्सिंग के फील्ड में दो और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है एएनएम और जीएनएम। इस दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। नर्सिंग का फील्ड जो है बहुत ही ब्राइट कैरियर के रूप में आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने से पहले हम कवर कर रहे हैं एएनएम और जीएनएम के बारे में, जानेंगे कि एएनएम और जीएनएम क्या होता है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उससे क्या होता है। तो इसका एएनएम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एएनएम का जो कोर्स है वो 10+2 के बाद होता है, जिसमें साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए और कम से कम मार्क्स होना चाहिए 50% कम से कम मेरिट लिस्ट में आपका ये होना चाहिए मार्क्स। और इसकी जो उम्र सीमा होती है, एज जो होती है 17 साल से वो होती है 35 साल के बीच तक। इसके बीच में आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। 10+2 के बाद आप एएनएम एज ए नर्सिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो सकते हैं एएनएम के पोस्ट पे, ठीक है। ये होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। सेकेंड जो होता है जीएनएम, नेक्स्ट जो है वो जीएनएम है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एएनएम के बाद जीएनएम होता है, या आप तो चाहे तो सेलेक्ट एएनएम कर सकते हैं या जीएनएम कर सकते हैं। ये जो है वो 3 साल का ड्यूरेशन होता है इस कोर्स की, 3 इयर्स। और इसका जो एंट्रेंस होता है एम्स, अगर आप चाहते हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए, नर्सिंग के फील्ड में एम्स जो है बहुत ही सबसे मतलब नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है एम्स। आप अगर एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स के तरफ से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जीएनएम के लिए, या फिर स्टेट वाइज भी आते हैं, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो फी होता है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर करके 3 लाख रुपए के बीच होते हैं। 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है। कॉलेज फी जो है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको ज्यादा फी लगते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको किसी कॉलेज में 60-70 हजार रुपए के रूप में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक
जीएनएम, बीएससी नर्सिंग करने के पहले हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, एएनएम और जीएनएम। तो समझ रहे होंगे जीएनएम क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। जीएनएम का जो क्राइटेरिया है, आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होना चाहिए। तो आप 10+2 कर रखे होंगे, 10+2, वो भी साइंस स्ट्रीम में। 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपको, और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट में। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। और एज रिलैक्सेशन जो होता है 17 ईयर्स से लेकर करके 35 ईयर्स तक होते हैं। आज जो ये जीएनएम है ना, इस पे हम खास करके ज्यादा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो सिलेबस होता है जीएनएम का, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके 3 सालों का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टॉपिक को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और न्यूट्रिशन। फर्स्ट ईयर में जो बताया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन, कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट ईयर में ये कवर किया जाता है। सेकेंड ईयर में जो कवर किया जाता है वो फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकाट्रिस्ट नर्सिंग। थर्ड ईयर का जो टॉपिक है एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी मेन टॉपिक है जीएनएम सिलेबस को जो कवर करने की कोशिश किया हूँ संक्षेप में है। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया जाएगा। सेकेंड में जो है वो फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और साइकाट्रिक नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। थर्ड ईयर में आपको जो बताया जाएगा वो एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। नेक्स्ट जो है पेडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के बारे में। ये सारे टॉपिक जो है उस जीएनएम सिलेबस में कवर किए जाएंगे। इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैंने शॉर्ट में से समझाने की कोशिश किया। गाइस, थर्ड ईयर के बाद आपको जीएनएम में एक और चीज करना होगा, इंटर्नशिप जो होता है। एक तरफ से आपको प्रैक्टिकल बोल सकते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के एज ए इंटर्नशिप आप काम कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ आपको कंप्लीट करने होते हैं। 6 महीने की आपकी प्रैक्टिकल होती है आपको हॉस्पिटल में। कॉलेज वाइज डिसाइड होता है, कॉलेज आपको डिसाइड करता है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप पे काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी आपने बीएससी नर्सिंग करने से पहले आपने एएनएम और जीएनएम के बारे में आपने जानकारी देखी। ठीक है, जो कि आप ये कर सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं, ठीक है, तो इसमें से आपको ये दोनों में से कोई एक कोर्स का होना जरूरी होता है। या तो आप एएनएम कर रखे हो या आप जीएनएम कर रखे हो, तभी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें और भी होता है पोस्ट बेसिक
पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एक काट देना यार इसको। इस गाइस बीएससी नर्सिंग के बाद आप चाहे तो पोस्ट बेसिक बैचलर इन नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इन सब कोर्स को करने के लिए जो है आपको जो है वो आप एक्सपीरियंस की भी डिमांड होती है, और आप एएनएम और जीएनएम कम से कम कर रखे हो तभी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होती है। ठीक है, या आप बीएससी नर्सिंग ना करके पोस्ट बेसिक ग्रेजुएशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के फील्ड में। ठीक है, तो आप बताने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, कि इसका क्या फी वगैरह होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स। ध्यान रखेंगे आफ्टर एएनएम और जीएनएम आप अगर 10+2 के बाद आप एएनएम और जीएनएम करते हैं तो आप एक जनरल नर्स के रूप में अपॉइंट होते हैं। लेकिन आप पोस्ट बेसिक या ग्रेजुएशन लेवल पे या आगे चल करके पीएचडी भी करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए होना चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना एएनएम और जीएनएम के किए हुए। तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एएनएम एंड जीएनएम you will be appointed for a BSc nursing, or then after you will get admission in PhD। तो मैं बता रहा था बीएससी नर्सिंग के लिए जो है ड्यूरेशन होते हैं वो 3 साल का होता है। इसका फी जो होता है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वेरी करता है। गवर्नमेंट कॉलेज में 60,000 तक के हो जाएंगे, और अगर प्राइवेट कॉलेज तक जाते हैं ठीक है तो 3 लाख या उससे ऊपर भी कोर्स का चार्ज लग सकता है। ठीक है, ये आप बीएससी नर्सिंग जो है आप इग्नू से ओपन भी कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का नाम होता है ओपन मैट। इसके थ्रू भी आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसका कॉलेज का फी जो होता है वो टोटल होता है 54,000 रुपया अगर आप इग्नू से करते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आप इग्नू से करते हैं तो इसका कोर्स का फी 54,000 लगभग रुपए लगेंगे, और ड्यूरेशन जो है वही सारे में 3 साल के करीब लगेंगे। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग कॉलेज का। ठीक है, तो अगर एम्स में लेना चाहते हैं तो एम्स का आपके पास जो है एंट्रेंस क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर बहुत सारे कॉलेज जो है वो अपना यूनिवर्सिटी बेस्ड आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। ठीक है, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट कराते हैं। स्टेट वाइज भी इसमें एंट्रेंस होते हैं, या एम्स वगैरह में आप चाहे तो एम्स का भी आप फॉर्म फिलअप कर करके इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। इग्नू से करना चाहते हैं तो ओपन मैट के थ्रू कर सकते हैं। इग्नू में जो एडमिशन का प्रोसीजर जो होता है वो स्टार्ट होता है मार्च से होता है। इग्नू पे आपको इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं क्योंकि इसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं इग्नू, अगर आप एएनएम और जीएनएम कर रखे हैं विथ एक्सपीरियंस है तो। इसका जो सेशन स्टार्ट होता है वो जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है इग्नू का। ठीक है, और इसका एग्जाम जो होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच होता है, जिसका रिजल्ट जो होता है जुलाई में आता है रिजल्ट। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, और जुलाई सेशन में आपका एडमिशन होता है 3 सालों के लिए। जब आप सोच रहे होंगे कि अगर नर्सिंग का कोर्स करते हैं, बीएससी नर्सिंग कर लिया, एएनएम कर लिया, जीएनएम कर लिया, तो इसमें क्या क्या स्कोप होता है। तो गाइस यकीन मानो इसमें नर्सिंग का फील्ड जो है वो बहुत ही विस्तार रूप से फैला हुआ है। इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, या आप खुद भी हेल्थ केयर नर्स के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, आप अगर नर्सिंग का कोर्स करते हैं
तो आप कहाँ कहाँ आपको स्कोप इसमें मिलते हैं। हेल्थ केयर नर्सिंग हो गया, नर्सिंग ट्यूटर, एज ए ट्यूटर के रूप में भी आप कोचिंग वगैरह भी दे सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर। क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। एंड नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम, लीगल नर्स, एज ए काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं। सीनियर नर्सिंग एजुकेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इमरजेंसी रूम नर्स के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप अपॉइंट हो सकते हैं। सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं मेन पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक स्कोप है कैंडिडेट के लिए जो हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में बहुत ही ब्राइट करियर आपके रूप में आपको ये फायदा दिला सकता है अगर आप इसे करते हैं। और भी होम केयर नर्स, आईसीयू के रूप में, आईसीयू में नर्स के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। नर्सिंग स्कूल में टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। तो गाइस इतना बताने का यही मकसद था कि आप अगर इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत ही आपको इसमें स्कोप है। आप प्राइवेट सेक्टर को छोड़ो, गवर्नमेंट सेक्टर में इतने सारे वैकेंसी आते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सेंट्रल लेवल पे भी आते हैं। तो आप इसमें ये नर्सिंग को एज ए कैरियर आप सिलेक्ट कर। बस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फार्मा का है। इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा सा एक टॉपिक है। इसमें आप कैरियर बना सकते हैं, खुद का भी कैरियर बना सकते हैं और या तो आप चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। फार्मेसी में दो तरह के मेन होते हैं, एक होता है बी फार्मा और एक होता है डी फार्मा। ये बैचलर की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। गाइस ये जो टॉपिक है अगर आप इसे सही से कवर कर लेते हैं तो आप समझ लो आपका मेडिकल फील्ड में किसी भी फील्ड में आपका कैरियर नहीं बन रहा। मेडिकल फील्ड में भी आपने बहुत तरह डॉक्टर के रूप में बीडीएस वगैरह के लिए ट्राई किया, बीएमएस के लिए ट्राई किया, सारे चीजों के लिए ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है और फिर भी आप चाहते हो कि हमें जो है वो मेडिकल फील्ड में ही जाना है, मेडिकल प्रोफेशंस का ही कैरियर बनाना है। तो आप अंत में जो है फार्मेसी का भी आप कोर्स कर सकते हैं जिसमें दो टॉपिक है, बी फार्मा और डी फार्मा। आपका 10+2 आप एक कोर्स कर सकते हो। डी फार्मा जो होती है वो 4 सालों की कोर्स होती है और डी फार्मा जो है वो 3 साल की कोर्स होती है। तो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले आप जानते हैं बी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में हम पूरी तरीके से पूरी डिटेल अभी हम जानेंगे। पूरी डिटेल इसलिए जानेंगे कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये आसान सा कैरियर के रूप में एक ऑप्शन मिलता है जिसे आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। बी फार्मा जो है, बी फार्मेसी भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो है 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। ड्यूरेशन जो होता है
4 इयर्स का होता है। मार्क्स जो होते हैं 10+2 के बेसिस होते हैं मार्क्स। मेरिट का जो होता है 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स इसमें होना चाहिए। ठीक है। एंट्रेंस जो होते हैं इसके स्टेट लेवल पे होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अपने बेसिस पे एंट्रेंस करवाती है। ये बी फार्मा हो गया। इसका जो फी लगभग होता है, बेसिक की जो फी होती है बी फार्मेसी की, वो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी भी करता है बी फार्मेसी अगर आप करते हैं तो। ठीक है। अब हम बी फार्मेसी में जो मॉड्यूल सिलेबस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो कवर करने जाते हैं। सिलेबस बी फार्मा। बी फार्मा जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में जो है वो इसमें बहुत सारे टॉपिक है तो ये तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टोटल 4 सालों का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ईयरली वाइज होते हैं। और इसी में आपका डी फार्मा जो है, डी फार्मा 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये 3 होते हैं। अब इसमें जो कैरियर आप बना सकते हो, इसमें क्या क्या स्कोप है। तो जिस तरह से मैंने नर्सिंग को कंप्लीट किया, बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उसी तरह से फार्मेसी का भी जो ऑप्शन है बहुत ही ब्राइट करियर के लिए यूजफुल है। इसमें क्या क्या स्कोप है वो बताऊंगा। केमिकल ड्रग टेक्नीशियन, केमिकल ड्रग टेक्नीशियन के रूप में आप अपॉइंट हो सकते हैं। ड्रग थेरेपिस्ट, ड्रग थेरेपिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं अगर आप फार्मेसी का। हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में आप अपॉइंट हो सकते हैं। गाइस ध्यान देंगे ये सारे चीज जो है क्या क्या किस फील्ड में आपको ये स्कोप है फार्मेसी का, आप ध्यान देंगे, एक नजर जरूर से देखें। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं मेन टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि आप इसमें कैसे किस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल आप स्टोर खोल करके मेडिकल शॉप खोल करके तो आप पर्सनल अपना काम ही कर सकते ही हैं, या क्लिनिक के आसपास अपना स्टोर खोल सकते हैं, दवाई की दुकान खोल सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं। इन सब के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में किस पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अभी कवर कर रहा हूँ। बहुत कम ही लोगों को पता है कि आप एज ए बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो लोगों को बस इतना ही पता है कि आप मेडिकल की दुकान खोलो और बैठ जाओ। गाइस ये बिल्कुल आपको समझ से परे है। अगर आप बी फार्मेसी का कोर्स करते हैं या डी फार्मेसी करते हैं तो दवाई दुकान के अलावा बहुत सारी चीजें, इसके अलावा मेकिंग प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट्स बना सकते हैं। एज ए फार्मासिस्ट, जैसे अभी मैंने बताया, फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर के रूप में भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप पैथोलॉजिकल लैब में भी अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आप फार्मेसी में पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो आप एज ए साइंटिस्ट के रूप में भी कैरियर बना सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में भी आप कैरियर अपना आगे अगर चाहते हैं और भी एजुकेशन कंटिन्यू रखें तो आप साइंटिस्ट के रूप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। तो गाइस ध्यान दो कि
आपके पास कितने सारे स्कोप है अगर आप फार्मेसी करते हैं तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम बस डी फार्मा कर करके आप मेडिकल स्टोर के रूप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस मेडिकल के फील्ड में अगर मेडिकल केमिस्ट शॉप खोलते हैं तो आपको पहले लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कि लाइसेंस आपको प्रोवाइड होते हैं। कैसे लाइसेंस आपको मिलते हैं? किस बेसिस पे? अगर आपने फार्मेसी का कोर्स कर रखा है तभी आपको लाइसेंस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी अपने मन से जब चाहे आप मेडिकल फील्ड का बिजनेस कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये कोर्स जो है फार्मेसी का होना ही बहुत ही जरूरी है अगर आप एज ए फार्मासिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं।